रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 25 सितंबर को कौसा नूरबाग हॉल में यूथ ऑफ मुंब्रा और मुंबई स्टूडेंट्स एसोसिएशन इनके संयुक्त तत्वावधान में सेव एजुकेशन का एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कई मान्यवरों को बुलाया गया था जिन्होंने अपनी बातें रखी। खास करके मुस्लिम समाज एजुकेशन के फील्ड में जो पिछड़ा हुआ है, चाहे जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान की रिपोर्ट हो, या फिर अब नई सरकार ने फिर से एक जो है रिपोर्ट बनाने का जो आदेश दिया है, तो ये वास्तविकता जो है खास करके कुछ यहाँ इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बात रखी अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम, यानी मुसलमानों के तुष्टीकरण का कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा अक्सर जो एक हवा बनाया गया है कि मुसलमानों का आज तक जो इस देश में बहुत लांगुल चालन किया गया है, बहुत उनका तुष्टीकरण किया गया है। अगर वो है तो इसी स्टूडेंट यूनियन के एक नेता है जो सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन के दौरान सामने आए थे, फहाद अहमद, उन्होंने खास करके ये बात रखी कि अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स पर मैं किसी से भी बहस करने तैयार हूं। काफी डेप्थ वाला ये सब्जेक्ट है क्योंकि अपीजमेंट कितना हुआ मुसलमानों का ये दुनिया सारा सच जानती है, लेकिन दिखावा कुछ और चलता है। बहरहाल ये कार्यक्रम सेव एजुकेशन, पहली बार मुंब्रा कौसा में एजुकेशन के कार्यक्रम को एक बेहतरीन रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा लोगों का प्रतिसाद मिला। बच्चे भी आए, बड़े भी आए, महिलाएं भी आई, युवतियां भी आई, सभी आई। और जिस हिजाब का और शिक्षा का कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है, ऐसे हिजाब में जाकर के शिक्षा लेने वाली तमाम मुंब्रा कौसा की अलग अलग कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की युवतियां यहां मौजूद थी। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मोहम्मद आजम खान है हमारे साथ में यूथ ऑफ मुंब्रा के, और ये अजद साहब हैं मुंबई स्टूडेंट एसोसिएशन के। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोग्राम जो किया गया है, अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या, कैसे ये कंसेप्ट बना, किस तरीके से इसको किया गया है, इस पर हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे। मोहम्मद, यूथ ऑफ मुंब्रा कब बना? यूथ ऑफ मुंब्रा हम लोग एक ग्रुप बनाए ये 15 अगस्त के ठीक कुछ दिन पहले, इसी साल? जी इसी साल, बस ये 15 अगस्त। स्टूडेंट्स है उसमें? सारे स्टूडेंट्स, हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट्स में कुछ 2-2, 3-3 बच्चे मिलकर एक हम लोगों ने ग्रुप बनाए, या कह लो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया। अच्छा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुंब्रा और मुंबई स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये आज आप लोगों ने जो है सेव आवर एजुकेशन ये प्रोग्राम लिया है, क्या मकसद था, क्या सोच थी इसके पीछे? हम लोग का इसके ऊपर क्लियर एक एम था कि लोगों को अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग पहुंचानी है तो उसको एक स्टूडेंट ही बोलना चाहिए, उसको एक तलबाई बोलना चाहिए, उसको एक नॉलेजेबल पर्सन बोलना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिशियन आके बात करे, फिर चाहे वो किसी सरकार के खिलाफ कहना हो, फिर चाहे किसी पार्टी के खिलाफ कहना हो, फिर चाहे किसी मुद्दों के खिलाफ कहना हो, लेकिन अगर बात एजुकेशन पर आती है तो स्टूडेंट को ही आगे आके बोलना चाहिए। आज क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोग इस प्रोग्राम के जरिए कि सेव आवर एजुकेशन, तो किस तरीके से हमारी पढ़ाई को बचाया जा सकता है, पढ़ाई का इंटरेस्ट हमारे बच्चों में बढ़ाया जा सकता है, हमारे माशरे में पढ़ाई का जो परसेंटेज है बहुत कम, बिल्कुल एकदम कम के बराबर, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसा कि रफ़ीक सर आपने बोले कि पढ़ाई का हमारे इधर पे बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो हमारी पॉलिसी आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्चुअल हमने उसके ऊपर बात भी करे, वो पॉलिसी अगर हकीकत में पूरी अगर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई तो पढ़ाई का जो सिलसिला वो एक हिसाब से पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है, जैसे कह लो कि 8वीं को बोर्ड बनाया जा रहा है, या फिर कह लो CEE कंपलसरी किया जा रहा है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी किया जा रहा है, फिर कह लो कि संस्कृत को आपके ऊपर कंपल्शन कराया जा रहा है, भगवाकरण भी हो रहा है। आप कह सकते हैं वो चीज़ कि हाँ वो भी चीज़ हो रही है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ देखना है कि हमेशा को एजुकेशन को इन सारी चीज़ों से फ्री रखा गया, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए रखा गया, लेकिन अगर इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इससे क्या नुकसानात होने वाले हैं, वो एक अहम सब्जेक्ट था आज का। जी अजद, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर के, क्या इसके मकसद थे और किस तरीके का मैसेज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है? आप सब लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले तो जो रिस्पांस एजुकेशन को लेके आज मुंब्रा में जैसे इलाके में मिला है, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने ग्राउंड पे उतर के एक हमारे टीम के मेंबर ने मुंबई स्टूडेंट एसोसिएशन के एजुकेशन में एक बहुत बड़ा जो बैरियर बनने जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, खास करके हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, हम लोग इसके लिए प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। और ये प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि लोग अवेयर हो कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या और हमारे दूसरे एजुकेशन सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसके बारे में लोगों को मालूम पड़े। किस तरीके से एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजॉरिटी का
एक आइडियोलॉजी को एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करने को देखा जा रहा है, देखा जाए। और उसको हम लोग कैसे रोक सकें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, एजुकेशन हमारा एक तो फंडामेंटल राइट है और रिलीजन भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसके जैसी हर पॉलिसीज़ को हमको कैसे रोकना चाहिए, हम लोगों को कैसे उसके लिए वॉइस ओपन करना चाहिए, और हम लोग को इसके लिए ग्राउंड पे क्या काम करना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम। और ऐसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह और ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग रखेंगे जिससे और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो सके, रिफॉर्मेशन हो सके। और इसके लिए हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिशियंस की, कोई पॉलिटिकल पार्टी की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऐसे इनिशिएटिव्स जो स्टूडेंट्स लेते हैं और यूथ लेते हैं, वो पूरी जनरेशन्स को बदलते हैं, एक रेवोल्यूशन लाते हैं। हम लोग ये प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट, हर एक यहाँ पे मौजूद यूथ अपने खुद से इनिशिएटिव ले और रिफॉर्म के लिए काम करें, चाहे फिर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हो या एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हो या अपने सोसाइटी में बेहतरी के लिए हो, कोई भी फील्ड। IPS अफसर सुलेमान साहब, हमारे यूथ लीडर फहद साहब, स्टूडेंट लीडर मोहतरमा सादिया शेख साहबा, और आज की इस प्रोग्राम मुंडा की पूरी टीम, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन्होंने साथ दिया वो मुंबई स्टूडेंट्स एसोसिएशन की पूरी टीम। अपना खुद का माँ सेवा करते हैं, या मेरी बात कुछ नोट कर लें या कुछ कॉपी पेन लाए तो आप लिख लें कि हमको क्या करना चाहिए। पहले अपना खुद का माँ सेवा करें। हमको अब यहाँ जमा इसलिए हुए हैं, हम अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले हम अपना माँ सेवा कैसे करें। क्या मैं रोजाना झूठ बोलता हूँ? झूठ कैसी बोली जाती है वो नजर आता है। तो मैं आजकल मेरा मैसेज डायरेक्ट चला जाता है, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आप कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। फोन ऐसी झूठ बोलने का एक सबसे बड़ा हाल हो गया हमारे लिए। घर में है कहते कि अगर दरवाजे पे आए तो कहते नहीं, ये छोटी छोटी झूठे हैं। ये झूठ जो है कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, झूठ है हमारे लिए। और पता है झूठ, चुगली, गीबत, इसके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है कि ये नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे उस तरह बालों को। इसलिए हम इससे परहेज करें, चाहे कुछ भी हो जाए। मुसलमान सब कुछ होता है, हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। इसलिए झूठ से परहेज करें। पहली लाइन आती है कि मैं रोजाना झूठ बोलता हूँ। आज कितनी मरतबा मैं छोटे छोटे झूठ बोले उसको आप इन पर नोट करें। दूसरा, क्या मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता हूँ, अपने उस्तादों की इज्जत करता हूँ? अगर उन्होंने मुझे कुछ सजा दी या कुछ उस्तादों से मेरा जन्म, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि उस्ताद जो है अगर शरारत करने पर एक बच्चे ने किया दूसरे बच्चे को भी सजा हो जाती है, लेकिन उस्ताद के ताल्लुक से आज हमारी सोच बदल गई। वालिदैन भी ऐसे करके सजा देते, वालिदैन के ताल्लुक से हमारी सोच बदल गई। ये दूसरी चीज है, क्या मैं अपने उस्तादों की, अपने वालिदैन की इज्जत करता हूँ? आज उस बात को भी नोट करें और रोजाना इस बात गौर करें। क्या मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से क्या हुस्ने सुलूक से पेश आता हूँ या आती हूँ? ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन वो दिल को छूने वाली, ये हमारी जिंदगी बदलने वाली ये बातें हैं। और जरूरी है इसके ऊपर जो है हमको अमल करना है, उसके ऊपर फिक्र करना है। क्या मैं गरीब, लाचार, मजबूर की मदद करता हूँ, करती हूँ? इसके बारे में हमको फिक्र करना है। मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिनको जरूरतमंद है, क्या मैं कॉपी देकर, कॉपी दिलाकर, उसकी फीस में कुछ शेयर कर उसको स्कूल के लिए जो जरूरी चीजें, तालीम के अंदर अगर कुछ बच्चे जो है फीस की वजह से, कॉपी किताबों की वजह से स्कूलों से दूर है, क्या मैं उसके अंदर
कुछ चीज़ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसकी भी फिक्र करने की हमको जरूरत है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा कर सकूं। ये जो मैंने बात बोली कि जो बर्तन खाली होते हैं बहुत आवाज करते हैं, ये हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में मैंने बोला। 4 या 5 साल तक एक पूरे देश के अंदर हवा बनाया गया कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल देगी। मुझे याद है जब मैं एमफिल में था, मैं ये सोचता था कि शायद कोई ऐसी शिक्षा पॉलिसी आ रही है जो गरीबों को एजुकेशन एक्सेसिबल कर देगी। जब पूरे देश के अंदर कहा जाता था कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो 70 सालों में कभी नहीं बनी, तो मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो बहुत इंक्लूसिव होगी, जो माइनॉरिटीज का, जो ट्राइबल्स का, जो दलित का, या और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जिनको हम रीजनल माइनॉरिटीज भी बोलते हैं, मुझे लगा कि शायद उनके कल्चर का ख्याल रखा जाएगा, शायद उनकी एंजाइटीज और एस्पिरेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा उस एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन हुआ वही जो इस सरकार के तमाम नारों के साथ होता है, खोदा पहाड़ और बिजली वही हुआ। साथियों, एक ऐसी और एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों के ऊपर थोप दी गई जो इंक्लूसिव ना होने के साथ साथ एजुकेशन को प्राइवेट करने में लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि पहले सरकारी चीजों को, सरकारी सर्विसेज को खराब किया जाता है। पहले जो सरकारी अस्पताल होगा, जो सरकारी स्कूल होगा, उसमें अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएगी। फिर उसके बराबर में एक बड़ा आलीशान प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल खोल दिया जाएगा। फिर लोगों के जहन में इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी कि भाई प्राइवेट चीजें ही अच्छी होती हैं, प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन हम ये सवाल सरकार से कब पूछेंगे कि हमने तो आपको सरकारी सुविधाओं को बेहतर कराने के लिए चुना था, ये आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए कब लग गए? अभी आपको बहुत रिसेंट एग्जांपल याद होगा, प्रॉफिट की जो है वो सुन्नत थी। हमें ये सारी चीजें भी अपने बच्चों को बताना चाहिए। सिर्फ हम ये ना बता दें कि हिजाब पहनना है या बुर्का पहनना है, उसका कारण भी तो समझाएं ताकि वो बच्ची कभी बाहर जाए, ऑफिस में जॉब करने के लिए जाए, तब भी उसके पास एक काउंटर आर्गुमेंट होगी। बहुत सारी ताकतें इस बात पे तो काम ही कर रही है ना कि हम अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आज हमारे समाज के सामने है। और एक बात तो हम बिल्कुल अपने ध्यानों से निकालते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई हम आवाज उठाते थे तो मेरे दरवाजे अक्सर जो है वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी के आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे घर वाले बहुत डरा करते थे। उनको लगता था कि अरे कल क्या हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, 30 करोड़ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई जेल नहीं बनी। 30 करोड़ मुसलमानों के लिए ना तो कोई डिटेंशन सेंटर बना है। एक ही चीज है ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे जहनों के अंदर डर बैठ जाए। इन्होंने नजीब को जेएनयू से इसलिए गायब कराया कि मुमरा में बैठी एक माँ अपने बच्चों को कभी जेएनयू ना भेज सके। ये डर के जो है इस तरह की चीजों से हमारे मतलब जहन के अंदर घर करना चाहते हैं। हमें बिल्कुल ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। और मैं तो इस बात को बोलता भी था कि जब तुम्हारा बाप आरएसएस के लोगों से, कि जब तुम्हारा बाप अंग्रेजों के तलवे चाटा करता था, तब हमारा बाप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते तो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश, और हमारा पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे लिए साजिश सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है। इस्लामोफोबिया जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुस्तान में जन्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। बस हमारे साथ
या तो अल्लाह की वो मोहब्बत समझ लो या कैसे समझ लो कि हमारे ममालिकों के अंदर तेल निकल आया, उस तेल ने हमें पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, क्योंकि उस तेल के खदानों पे उन लोगों को कब्जा करना था जिनके यहाँ पर कोई रिसोर्सेज ही नहीं। तो उसकी मुसलमानों को बदनाम कह रही एक किताब है, मैं सबसे बोलता हूँ पढ़े, अगर आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। ये किताब महमूद ममदानी साहब जो अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिखी। उस किताब के अंदर उन्होंने पूरा बात इसको अच्छे से उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान, मतलब आप अगर किसी को ये बोले कि ये गुड, ये मतलब अब्दुल रहमान साहब गुड मुस्लिम है, तो आप उनको गुड मुस्लिम बोलते वक्त ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि बैड मुस्लिम भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग एक्ट कहां से आया, किस तरह अमेरिका ने उसका फायदा उठाया, उसका उन्होंने मतलब 2001 और के हालात जो बने थे अमेरिका के अंदर, उसके आगे और पहले की कहानी भी बहुत खूबसूरत किताब लिखी। आप उस किताबों को पढ़ें और अपने बच्चों को सिवाय तालीम के कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज एक अच्छी चीज ये है कि मुसलमानों की एक फिक्र है, आगाज से अंजाम का सफर जानता हूं मैं, दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूं मैं, दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूं मैं, मुझे न प्यास की शिद्दत सिताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। तो पत्थर निचोड़ने का हुनर जो समाज के अंदर समाज को बेहतर बनाने की होड़ है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन से आता है। और अगर आप अपनी शिक्षा लेने के बाद समाज के बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपको वो डिग्रियां उठा देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है या जो प्राइमरी वैल्यू है या जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउ टू मेक आवर सराउंडिंग्स अ बेटर प्लेस। इफ वी फेल इन दैट देन वी फेल इन एजुकेशन। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो इंजीनियर बन रहा है उसको सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, उसको समाज की बुराइयों के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। और एक और हमारे स्कूलिंग से मुझे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि गुलाबी तस्वीरें दिखाते हैं, रोजी पिक्चर देते हैं, समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम भाईचारा है। नहीं, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट है दीपांकर गुप्ता, वो ये कहते हैं कि समाज जो है वो अपनी बुराइयों को हमेशा कारपेट के अंदर छुपाना चाहता है, वो दिखाना ही नहीं चाहता कि समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे समाज के अंदर उस वक्त के चैलेंजेस हैं, आज हमारे देश के अंदर कास्ट के लाइन पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। आज रिलीजन के नाम पे शहर के अंदर सरहदें खींची जा रही है। मेरा एक दोस्त है, उसने कविता लिखी थी कि मैं कैसा मुसलमान हूं भाई, उसकी एक लाइन थी, शहर के बीच में सरहद है। देखिए ना, सरहद ही तो है। जब चैम्बूर के बाद एक सरहद खड़ी हो जाती है तब दौड़नी शुरू होता है, जब थाने के बाद एक और सरहद खड़ी हो जाती है तो मुकरा खड़ा होता है। ये सरहदें बनाई है कुछ लोगों ने, ये साजिशें सरहदें बनाई है। क्यों बनाई है मैं ये भी आपको बता दूं कि जब एक हिंदू, एक मुसलमान, एक पारसी, एक सिख, एक बौद्ध, पांचों लोग एक ही कॉलोनी में रहते होंगे ना, तो पॉलिसी लेवल पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जब वहां एक सड़क आएगी हिंदू के लिए तो मुसलमान के लिए भी आएगी। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन की थ्योरी है वो क्या है, पहले कम्युनल राइट्स कराएं, उसके बाद मुसलमान एक जगह रहना शुरू करें, अब उसके बाद वहां सड़कें मत दो, पॉलिसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वहां पर एटीएम्स मत दो, वहां अच्छे स्कूल मत दो। अगर यही सब लोग एक साथ रह रहे होते तो क्या ही पॉलिसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो पाता। वहां ड्रग्स की, आज ड्रग्स जो है वो कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है। ये सारी चीजें हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। आप देखिए अमेरिका में ब्लैक्स के साथ क्या हुआ, पहले उनको कॉलोनीज में रखा जाता था, फिर पॉलिसी लेवल पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो कटिंग इन शॉर्ट, क्योंकि स्पीकर फॉर भी है, बहुत अच्छा अहद हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उस अहद के साथ साथ एक आखिरी बात ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों या पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ कर देंगे।
छोटे छोटे स्टेप्स मैटर करते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि पहली जिम्मेदारी परिवार की तरफ है, फिर पड़ोसी की तरफ है, फिर मोहल्ले की तरफ है। अगर हमने अपना मोहल्ला बेहतर कर लिया, 4 लोग मिलके पूरा मुमरा नहीं बदल सकते, लेकिन मुमरे का एक मोहल्ला तो बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? हाथ उठा के बताइए, बदल सकते हैं नहीं बदल सकते? तो हमें वो 4, 5, 6 नौजवान हर मोहल्लों में ऐसे ढूंढने हैं जो वहां के सरकारी स्कूल के लिए काम कर सके, फिर वो एक चेन बनती है। फिर वो 4 जो है वो कनेक्ट होंगे बाकी मोहल्लों से, फिर वो ये लोग जो है बम्बई वालों से कनेक्ट होंगे, बम्बई वाले महाराष्ट्र वालों से कनेक्ट होंगे, ये पूरा फिर रिएक्शन शुरू होता है। तो अगर हम इस तरह का कोई छोटे-छोटे इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाल्लाह जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिलेगी। और इस 4 लाख लाइन की बात हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फिर कारनामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब बहुत सारे औरतों को या बहुत सारे घरों को ऐसा लगता है कि अब तो पर्दा करती हूँ तो कैसे निभा सकते, लेकिन ऐसा नहीं। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा दीन लेकर भेजा जिसमें रंग और नस्ल, पस्त और बुलंद, अरब और अजम और मर्द और औरत के बीच के सारे इम्तियाज़ात को खत्म कर दिया। और इस्लाम ने ये आवाज़ बताई कि ए इंसानों, औरत अकीदत की चीज़, औरत जिल्लत और रुसवाई की चीज़ नहीं बल्कि अकीदत की चीज़ है। और ये वो बुलंद मर्तबे मखलूक है जिसकी कोख से अंबिया और सहाबा निकले। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जिस कोख से इंसान का जन्म हुआ, जिसके बाद वो किसी का बाप, किसी का भाई और किसी का बेटा बना, हमने उसी औरत को उन्हीं के रिश्तेदारों ने पसमानदा करा, ना उसके अजमत का अंदाजा लगाया और उसकी कदर और कीमत जानी। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने सारे जिनों और इंसानों को पैदा किया, जब उसने मर्द और औरत के बीच में फर्क नहीं किया तो हम और आप जो उस खालिक की मखलूक है हम और भी करते हैं। और इसी फर्क के चलते शायद आज हमने अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को इल्म से महरूम कर दिया, इल्म जैसी अजीम नेमत से महरूम कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि आज हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से कोई भी हमारा इस्तेमाल करके चला जाता है। अगर कोई एक मुसलमान औरत को हिजाब को देखता है तो उसके हिजाब पर सवाल करता है, वो उसके पढ़े लिखने पर सवाल करता है। मतलब ये नजरिया बन गया लोगों का कि अगर कोई औरत है हिजाब में है तो वो जाहिल होगी, वो अनपढ़ होगी, वो गवार होगी, या वो उसके ऊपर जो वो हिजाब करके उसको फोर्स किया होगा, या वो अपने घरों में मजलूम और बेसहारा होगा। और तब हमारे पास काउंटर करने के लिए कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हम ये नहीं आ सकते। और जो काउंटर करने का जो जवाब हमें देना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इल्म से आता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत को उजागर करते हुए कुरान मजीद में फरमाया कि आप पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि आप पढ़िए अपने इस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जमे हुए खून से पैदा किया। और आप पढ़िए कि आपका रब बड़ा इल्म करने वाला है और उसने आपको कलम के जरिए इल्म सिखाया और वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानते। और उसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो आज जो हम लोगों में फर्क करते हैं इंसान के बीच में मर्द और औरत होने की बिना पर कि औरतें हैं उन्हें हम पढ़ा लिखा कर क्या करें, एक हिस्सा आज भी मौजूद है हमारे देश में, आज दुनिया में, जो औरतों को सिर्फ इस वजह से तारीफ नहीं देते क्योंकि वो बेटियों को पढ़ाई करते, वो समझते हैं कि वो उनका काम क्या है पढ़ने का, वो घरों में ही रहना है, उन्हें शादी करनी चाहिए, उनकी वहाँ जाकर और खिदमत करके अपना संस्कार कर चाहिए और बच्चों की परवरिश करेंगे, वहाँ उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानों में जिस चीज़ का फर्क किया है वो मर्द और औरत होने का नहीं,
बल्कि आलिम और एक जाहिल के बीच का फर्क है, एक लिटरेट पर्सन और एक इलिटरेट पर्सन के बीच का फर्क है। और ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं किसी चीज का इदराक करना, किसी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करना। और इल्म उन बुनियादी जरूरतों में से है जिसमें फर्द और जमात की जिंदगी का दारोमदार है और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैंने अगर 19 साल की उम्र में एक कम्युनिटी एक्टिविटी स्टार्ट किया जिससे लोगों को फायदा पहुंचना है, तो आप भी ये सब कर सकते हैं, आप भी ये सब कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप एक जगह ही ले आप, क्योंकि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप जो इल्म सीख रहे हैं उससे लोगों तक फैलाएं, उससे लोगों तक फैलाएं। तो आप किसी एक लड़की को आपके आस पड़ोस में जो आप देख सकते हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पढ़ना चाहो, आप ये कर सकते हैं कि जिस क्लास से आप फारिग हो गई है उस क्लास में दूसरा उसे देख सकते हैं। और छोटे छोटे लड़के इस तरह आप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह आज क्योंकि मुसलमान गरीबी में भी बहुत, पॉवर्टी में भी हम बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन भी हमारे में बहुत कमी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं पूरे इंडिया में जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो इंस्टीट्यूशन है जो फ्री में आपको कोचिंग क्लासेस करवाती है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। और गूगल का आज के टाइम पे मोबाइल का आप इस तरह से बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नियर बाई एरिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सा स्कॉलरशिप है जो आपको आपके एजुकेशन में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मुंबई में AMP है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रहा है। तो आप आज ही जाकर गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या आप जानते हो कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं। इसी तरह हज कमेटी है जो स्टूडेंट्स को UPSC IPSC इस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराती है फ्री, लेकिन उसके लिए बशर्त ये है कि आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा। उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी माइनॉरिटी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है जिसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतना बड़ा आज हमने प्रोग्राम किया, और उसी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे लेवल पे वर्कशॉप करें, सेमिनार करें, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ लिख चुके हैं या जिन्हें इन सब सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जो लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, वो इस तरह के वर्कशॉप और सेमिनार्स कंडक्ट करें और उसमें पर्सनली लोगों को गाइड करें कि किस तरह आप इन स्कॉलरशिप्स का फायदा उठा सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स होती है, क्या रिकमेंडेशन वर्क होता है, ताकि वो लोगों तक वो चीज़ पहुँच सके। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन वो फायदा उसका नहीं मिल पा रहा है। सभी को मेरा सलाम। तालीम से मुनाफिक इस प्रोग्राम में मौजूद जनाब फहद अहमद साहब, यूथ लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के मुंबई और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं। CAA के दौरान हम लोगों ने कई जगह पे स्टेज शेयर किया था। सादिया शेख हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, और हमारा लेफ्ट साइड हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। जनाब जाहिद साहब जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, और मैं देखता हूँ कि मैं जब भी मुंब्रा में तशरीफ लाता हूँ तो जाहिद साहब के साथ मैं जाहिद को शेयर करता हूँ। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, क्या तालीम और हिजाब का कोई कनेक्शन है? आपने देखा कि हमारी सादिया बहन हिजाब पहनती है, उन्होंने कितना एक्सेलेंस हासिल किया। कई हिजाब पहनने वाली हमारी बहनों को आप व्हाट्सएप पे देखिए, 14 गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, CAA में टॉप किया, कुछ लोगों ने JEE के एग्जाम में टॉप किया है, मेडिकल एग्जाम्स में उन्होंने टॉप किया है। ग्रेस तालीम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सकता, लेकिन आपको गैर जरूरी चीजों में उठा करके रखा। आप उलझे रहे, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और BJP की पॉलिसी को फिक्स। तो कहने का मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट जो है प्राइवेटाइज करो,
तालीम को महंगा करो, सरकारी स्कूलों को बंद करो, शिक्षा का भगवाकरण करो, लोगों को गैर जरूरी स्कूल में नहीं पढ़ाओ। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस भारत का मिजाज है, जो जबरदस्ती से थोपी हुई चीजों को भारत के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारे किसान और हमारा देश किसान के जो 3 काले कानून आए थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भारत के मुसलमानों सीए को एक्सेप्ट नहीं किया, और बहुत सारे कानून हैं जो टारगेट करके बनाया गया हमको एक्सेप्ट नहीं किया, ट्रिपल तलाक को हमारी बहनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 80% बहुमत कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर जो जबरदस्ती से ये सरकार अभी करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो ये दिल से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस दिन ये सरकार जाएगी, हम उस एजुकेशन पॉलिसी को का मांग करेंगे जिसमें भाईचारा हो, जिसमें इंटेग्रिटी हो, जिसमें देश से मोहब्बत करने वाले लोगों का जज्बा हो, जिसमें भाईचारा को बढ़ाया जाए, जिसमें हार्मोनियस लिविंग को बढ़ाया जाए, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाया जाए, और जिसमें सभी लोग दिल करके अपने भारत को मजबूत बनाने का जज्बा कायम हो, ऐसी तारीख की लोग मांग करेंगे। ये फैक्ट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज आपके सामने एक रास्ता बंद हुआ है और 10 रास्ते बंद हुए। हमारे जिले में तालिब इल्म भाई है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप 4 घंटा पढ़ते थे, आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस के भाई है, आप 10 घंटा आप दुकान में मेहनत करते थे, आप 12 घंटा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जिस फील्ड में जो आदमी हमारे किसान भाई हैं, जितनी मेहनत करते थे उतनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और चुपचाप बना करके इस देश में अपने आप को इंपावर कीजिए, अपने बच्चों को इंपावर कीजिए, तालीमी एतमाद से अपने आप को इंपावर कीजिए। जब आप इंपावर होंगे तभी आपकी कीमत होगी। आप कितना भी चिल्ला लें, आप कितना भी हरकत कर लें, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंपावर योरसेल्फ। जिस फील्ड में है, जहां पर है, कड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि कामयाबी ताकत पैसे से नहीं होती, जज्बे से होती है। जिस दिन हमारा कौम ठान ले कि जो यूएसए में यूथ है या होती है, माइनॉरिटी में है, लेकिन यूएस को बंद करते हैं। जिस दिन हम ये ठान लें कि हम माइनॉरिटीज हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना इंपावर करेंगे कि हमारा जो हक है उसको तो लेंगे ही, लेकिन बाकी जो दबे पिछले हुए लोग हैं उनको भी अपना हक दिलाएंगे। तब लोग जाकर के हमको फॉलो करना शुरू करेंगे। आज हमको लोग लीडर क्यों नहीं मानते? हम अपने को सोचते हैं, हम खुद पिछड़े हुए हैं, हम खुद कमजोर हैं। जिस दिन हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, इंपावर्ड बनाएंगे और अपने इंपावरमेंट के साथ साथ दूसरों की इंपावरमेंट की बात करेंगे, दूसरों के न्याय और जस्टिस की बात करेंगे, उस दिन जाकर के आपको नेता मानेगा, आपको भी करना। उस दिन के लिए हमको काम करना है। मैंने एक बात इसके पहले लिखा था, सच्चाई की सिफारिश है। जो तालीम का जो चैप्टर है उसके पहले मैंने लिखा है, माना कि अंधेरा है घना, किसने कहा दिया जला रहा है? अंधेरा है, लेकिन मेहनत कीजिए, अपने आप को इंपावर कीजिए। और आज का वक्त है सवाल पूछने का, अपने नेताओं से, अपने कौम के लीडर से, सरकारी ऑफिसर से, राज्य में बैठी हुई सरकार से, देश में बैठी हुई सरकार से। और जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, आपको सवाल पूछने की टेक्निक नहीं है।